चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़े हैं। दिनशो जी, एक ऐसे समय में जुड़े हैं जब बाजार के लिए ट्रिगर सुधरे हैं, पश्चिम एशिया का तनाव घटा है, कच्चे तेल में भी नरमी आई है। बात करते हैं दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। और पूरे वॉर के टाइम पे आपसे बात हुई थी, आपने एक पॉजिटिव व्यू ही रखा था कि होपफुली ये वॉर जल्दी खत्म होगी और कच्चा तेल काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा। उम्मीद थी आपको कि इस तेज़ी से हम कच्चे तेल में इतना बड़ी गिरावट देखेंगे। अब वापस हम 70 के करीब आ गए हैं और भारतीय मार्केट के लिए आउटलुक क्या बन रहा है? पहले तो अनुज जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए। और दूसरा आपको और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। सो अनुज जी, एक्चुअली कच्चा तेल का हमारा यही व्यू था कि जो यूएस ने इंक्रीज किया था सप्लाई 5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से, और दूसरा चाइना ने कट बैक किया था उनका इंपोर्ट 5 मिलियन बैरल। पर हमने ये बिल्ड नहीं किया था कि जो डील होगी यूएस और ईरान के बीच में, उसमें वो ईरान को भी अलाउ कर देंगे कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने के लिए। तो वो आई थिंक एक बहुत बड़ा सरप्लस आ गया अभी मार्केट में। 3 मिलियन बैरल की बात हो रही है उनके प्रोडक्शन की। तो आप सोचिए कि 8 मिलियन बैरल अभी एक्स्ट्रा हो जाएंगे मार्केट में, 5 यूएस से। और इसीलिए हमें लग रहा था कि मतलब उस समय तो ये नहीं लगा था कि इतना जोरों का गिरेगा, पर काफी जोरों का गिरा। और हमें एक्चुअली अभी आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि वापस हमारा जो एवरेज था 65 का, वो शायद जो $65 का एवरेज था FY26 का हमारा, वो शायद बहुत ही जल्द आ जाए। और वो एक बहुत बड़ी खबर, मतलब अच्छी खबर है हमारे लिए, क्योंकि हम 5 मिलियन इंपोर्ट करते हैं। तो आप सोचिए कि कितना रिलीफ मिलता है गवर्नमेंट को इन टर्म्स ऑफ डेफिसिट। और दूसरा हमारे रुपए को, रुपये का तो एनीवे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, आरबीआई ने किया, आई थिंक वो FCNR बी डिपॉजिट्स वगैरह रेज करने के लिए और टैक्स एग्जेम्पशन जो दिए हैं एफपीआईज को G6 में, आई थिंक उसके चलते भी रुपया स्ट्रांग होना चाहिए आगे चल के। तो इसलिए हमें लग रहा है कि एक बहुत ही बढ़िया एक मोमेंटम बिल्ट इन हो गया है। और ये एक अगर जो अर्निंग ग्रोथ ये क्वार्टर में भी आ जाती है, जो हमें लग रहा है कि आएगी, हमें नहीं लगता कि ये नेगेटिव अर्निंग ग्रोथ होगी, ये क्वार्टर भी पॉजिटिव होगी। और हमें तो ये लग रहा है उल्टा कि पॉजिटिव सरप्राइज आएगा यहाँ पे। तो कोई शंका नहीं है कि शायद एफपीआई आस्ते आस्ते करके मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट आना या आए ना आए, लेकिन एटलीस्ट उनकी बिकवाली जो है वो बंद हो जाएगी शायद। तो इसलिए हमें वही होप है कि यहाँ पे अभी यहाँ से एक अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। सो होपफुली दे विल आल्सो कम बैक। अच्छा सर, एक बात बताइएगा। एक तो आप बड़े नसीब वाले रहे कि आपका मिड कैप फंड जो था वो बड़े टाइम पर आया है ना, और मिड कैप्स की स्मॉल कैप्स की परफॉर्मेंस कहाँ फरवरी मार्च में ही शुरू हो गई। अभी भी क्या लगता है, आई मीन आपने क्रूड को सबसे महत्वपूर्ण एक यहाँ से एक एलिमेंट मानते हुए अपनी इस कमेंट्री को शुरू किया, ये मिड कैप स्मॉल पे क्या अभी भी डोमिनेट करेंगे? इनका डोमिनेशन जारी रहेगा? आपको क्या लगता है? जी देखिए, एक्चुअली अगर जो ग्रोथ देखिए, आप अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें, और मैं एक तो भ्रम में से जरा वो थोड़ा निकालना चाहता हूँ कि एफपीआईज ने इंडिया बेचा बिकॉज बड़ा एक्सपेंसिव था इंडिया, इसलिए बेच रहे थे। बिल्कुल नहीं। वो लोगों ने जो भी माल निकाला है, आप देखिए उनकी जो टॉप 10 होल्डिंग्स थी मार्च 22 में और आज की तारीख में, बहुत ही अलग हो गई है। टॉप 10 होल्डिंग जो मार्च 22 की थी, वो HDFC, ITC, रिलायंस, ये सब हुआ करते थे। वो अभी भी हैं, लेकिन इतने नहीं है। वहां पे काफी बिचवाली हुई है। और लिए क्या उन्होंने, इटर्नल लिया है, पेटीएम लिया है, ये सब लिया है। तो बेसिकली वो लोग भी ग्रोथ की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन देख के घबरा के वो लोग निकल गए इंडिया से। वो लोग ने जो लो ग्रोथ थी कंपनियां वो बेच के उन्होंने हाई ग्रोथ कंपनियां ली हैं। और हाई ग्रोथ ऑब्वियसली हाई पी रहती है। और दूसरा जो आपने पूछा मिड कैप स्मॉल कैप, आप पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स देख लीजिए जो लीड कर रहे हैं। मैं तो NSE 500 की बात कर रहा हूँ। पिछले 3 क्वार्टर में अर्निंग्स ग्रोथ NSE 500 की 15 थी, फिर 18 हुई, और फिर मार्च के क्वार्टर में फिर से 15 हो गई। और आप लार्ज कैप की ग्रोथ देखिए, 10%, 13% और 6%। और फिर आइए आप स्मॉल कैप में, कोई 38%, 30% एंड 41% ये क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में। और सेम इज द केस विद मिड कैप्स। तो आप ऑब्वियसली ग्रोथ जहां पे है वहीं पे आपको वहां चेस करेगा, मनी विल चेस दैट। एंड हमें नहीं लग रहा कि ग्रोथ यहां से टेपर डाउन होगी, बिकॉज यही जो सेगमेंट था सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था व्हेन द स्लो डाउन हैपेंड। और जब पिकअप हो रहा है तो यही सेगमेंट सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। और दूसरा जो न्यू एज कंपनीज हैं हमारी, जो एक्चुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाती हैं अर्निंग्स वगैरह में, वो आपको बहुत
हद तक मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में ही मिलेंगी। लार्ज कैप में इक्का दुक्का आपको मिल जाएंगी तो मिल जाएंगी, लेकिन यहीं पे आपको जो बल्क ऑफ द कंपनीज है, जो नई नई कंपनियां उभर के आ रही हैं, वह काफी एक्साइटिंग आईपीओस भी आ रहे हैं आज की तारीख में। बड़े वालों की बात नहीं कर रहा मैं, छोटे वालों की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे आपको काफी हद तक एक ग्रोथ दिखेगा, और वही जो मैं बोल रहा था, मनी चेजेस ग्रोथ। मनी चेजेस ग्रोथ, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिशो जी, लगातार इस चैनल पर आपने आईटी पर एक ही व्यू रखा, वन वे व्यू, अवॉइड अवॉइड अवॉइड, और मल्टी ईयर लोज पर आए स्टॉक्स। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में कुछ बदला है, मतलब प्राइस एक्शन तो बदला ही है, लेकिन कंपनियों ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू किए हैं। एचसीएल टेक ने इन्वेस्टमेंट की, इन्फोसिस ने भी काफ़ी बात की है, एजीएम में नंदन नीलेकनी ने काफ़ी बातें कही। क्या अब कुछ रीलुक बनता है या अभी भी अवॉइड? जी एक्चुअली ये जो लिप सर्विस ही बोलेंगे इनको, क्योंकि अभी काफी लेट हो गया है। आप सोचिए कि लाइक स्पेस एक्स ने एक कंपनी ली $60 बिलियन के लिए, मतलब एआई कंपनी ली थी $60 बिलियन। वो हमारे पास उतना फायर पावर है नहीं। हम लेंगे छोटी मोटी कंपनियां 100 मिलियन की, 200 मिलियन की, तो उससे मुझे लगता नहीं है यह गेम बनने वाली है यहाँ पे। आई थिंक वी लॉस्ट दैट। एक मैंने जैसे बोला कि एक रीसेट बाकी है इस इंडस्ट्री में। और आपने कॉग्निजेंट के नंबर्स देख लिए, उनका जो सॉफ्टवेयर बुकिंग था वहां पे 14% डाउन था, 14.7, 15 ऑलमोस्ट था ऑलमोस्ट। जो उनकी सॉफ्टवेयर ऑर्डर बुक थी सर्विसेज की, SaaS वाली, वो इट वाज डाउन 14%, 15%। तो आप सोचिए कि, और बाय द वे उन्होंने कट किए हैं। तो मुझे लगता नहीं है, वो देख के भी मुझे ऐसे लगा कि शायद हमारे लिए भी पेन बाकी है। और आपने वहां पे वैल्यूएशन देख लिए हैं, 7-8 के पी में मिलती है कॉग्निजेंट, 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स। तो व्हाई शुड वी पे 14-15 पीस फॉर आर कंपनी, जो इनके साथ ही कंपनी में धंधा कोई अलग नहीं है, दोनों का सेम ही है बिजनेस। तो इसलिए हमें लगता नहीं कि यहाँ पे मेनली एक वैल्यूएशन ट्रैप है, और पीपल आर गेटिंग सक्ड इन बिकॉज उनको वैल्यू सस्ती दिख रही है। लेकिन माइंड यू कि आप जब सस्ता बोलते हो तो आप हिस्टोरिक देख के बोल रहे हैं, पर हिस्टोरिक जो ग्रोथ रेट थी वो भी आगे फ्यूचर में नहीं दिख रही है हमें। इसलिए प्लीज डोंट गेट सक्ड इन विद द वैल्यूएशंस। अच्छा दिनशा जी, ये होटल स्पेस में आप लोगों के कमिटमेंट पहले भी थे, और फ्रेंकली स्पीकिंग प्राइस डैमेज तो हुआ लास्ट 3 क्वार्टर्स में यहाँ पर, बट अर्निंग्स में कहीं भी अगर आप देखें ढीलापन, या फिर अर्निंग्स में कहीं भी अगर आप देखें तो कोई वीकनेस नहीं थी कभी भी। हमारे आप होटल टैरिफ्स को देखिए, और ये पूरा का पूरा हॉलीडे सीजन काफ़ी अच्छा गया। स्पेशली लोगों ने बाहर ट्रैवल कम किया इस बार, लोगों ने डोमेस्टिक ट्रैवल काफ़ी कम किया। ऑक्यूपेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग गई है इस बार होटल्स की। क्या एडिशन थोड़ा इस प्राइस पे करना चाहिए होटल्स में इस वक्त? जी देखिए, एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी तो है यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी कैपेसिटीज इतनी ज्यादा दिख नहीं रही है। मतलब उनके जो ग्रोथ आ रही है वो प्योरली थ्रू एवरेज रूम टैरिफ से आ रही है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे शायद आपको एक वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टोरी, वो जो बनती थी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन से, वो शायद ये साल ना दिखे आपको। इसलिए स्टैंडर्ड ग्रोथ स्टोरी है, और एक्चुअली स्ट्रक्चरली ग्रोथ तो है यहीं पे। पर आई थिंक हमारे इंडस्ट्री को कैपिटलाइज करना पड़ेगा, getting more rooms in place. तो anyway, as I said कि valuations are appealing, इसलिए it can be a very decent play going forward. पर exponential growth अभी नहीं मिलेगी यहाँ पे आपको। वो गए, वो दिन गए। वो दिन गए। अच्छा, आपकी सबसे ज़्यादा पेशेंस टेस्ट की सबसे बड़े बैंक्स ने, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स ने, क्या यहाँ पर अब कुछ लग रहा है कि पेन रिलीव होने के साइंस हैं? और क्या एक जो इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है 5 साल की, वो रिवर्स होने के साइंस होंगे यहाँ पर? जी मैं वो तो नहीं बोलूंगा कि रिवर्स होने के साइंस है कि नहीं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप देखिए, एक तो इनका प्रेशर था डिपॉजिट रेस पे। एफसीएनआर 20 जो अभी आज की तारीख में वो रेस कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही आईएनआर में करें या एफसीएनआर में करें, फॉरेक्स में करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आरबीआई उनको ये हेजिंग का एक्सपोजर आरबीआई ले रहा है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो एक प्रेशर हटने लगा है। और दूसरा प्रॉब्ली अभी तो नहीं होगा, लेकिन आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप देखेंगे शायद आरबीआई को इंटरेस्ट रेट हाइक्स चालू करने पड़ेंगे। तो वो एक बार होता है तो शायद जो ऑनस्लॉट था, जो कंपटीशन था उनका पीएसयू बैंक से, वो थोड़ा वेन ऑफ हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर का। बहरहाल अनु जी, आपने भी नोटिस किया होगा, हमने एक्सपोजर बढ़ाया नहीं हमारे बैंकों में। जो थे वो थे, जो नया पैसा आया हमने उल्टा हाई ग्रोथ में डाला था। तो इसलिए वेट अपने आप इनके कम हो गए हैं, लेकिन प्रोएक्टिवली हमने ऐसे कुछ ट्रिमिंग नहीं की थी। पर अभी हमें लग रहा है कि शायद नाउ इज द टाइम टू
probably add going forward, so that way. अच्छा दिनशो जी, आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से, ये डिफेंस में भारत की एक्सपोर्ट्स को लेकर कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से बातचीत, शायद लाइकली अगर आप देखें तो शायद हम उनको डिफेंस इक्विपमेंट और ये डील शायद क्रैक भी हो जाए। आप डिफेंस पर व्यू क्या रखते हैं इस वक्त? ज़्यादातर पीएसयूज हैं, हालांकि इस पूरे स्पेस की ज़्यादातर प्रेजेंस जो है वो मिड कैप में है। अभी टेक क्या है आपका ये डिफेंस स्पेस में इस वक्त? एक्चुअली वीरू जी, हमें पहले से ही कोई शंका नहीं थी कि इंडिया बीइंग अ फ्रेंडली कंट्री वो हमेशा एक आउटसोर्सिंग बेस बन सकती है फॉर द वर्ल्ड, और वो भी फ्रेंडली कंट्रीज के लिए। तो इसलिए हमें ऐसे लग रहा है कि ये जो आउटसोर्सिंग प्ले है वो तो मैटर ऑफ टाइम है, वो होना ही पड़ेगा, और इंडिया को एक्सपोर्ट्स की भी जरूरत है। और यहाँ पे ओनली प्रॉब्लम हम जो देख रहे हैं वो ये है कि कैपेसिटी का, जैसे कोई कंपनियां जो सर्विस स्पेसिफिक कंपनीज हैं, जो पोर्ट्स में है या तो एयरलाइन एयरक्राफ्ट वगैरह सप्लाई करती है, वहां पे कैपेसिटी का बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए वो शायद इतना कैपिटलाइज नहीं कर सके जितनी सर्विस एग्नोस्टिक कंपनीज होती हैं, जो सिस्टम्स बनाती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती हैं। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं इसमें, और जो हमें लग रहा है कि आगे चल के एक बेस बन सकता है एक्सपोर्ट का, वो है BL एंड सोलार। ये 2 कंपनियां हैं जो हमें काफी पसंद है। बाकी सारी में जैसे मैंने बोला कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, और केपेक्स के लिए काफी बड़ा खर्चा भी करना पड़ता है उनको, तो इसलिए वो हमें ज्यादा पसंद नहीं है। बट वी आर वेरी क्लियर कि ये एक सेक्टर है जहां पे इंडिया कैन बी अ स्टैंड आउट प्ले। ओके, चलिए कोई और थीम जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है उस समय? जी एक्चुअली अनुज जी, ऐसी कोई नई थीम तो ढूंढी नहीं है, लेकिन जैसे हमने बोला हमारी न्यू एज कंपनियां और फॉर्चुनेटली मिड एंड स्मॉल कैप में काफी दिखती हैं हमें, तो इसलिए हमें वहां पे ही हमारा एक्सपोजर हम बढ़ाए जा रहे हैं। एंड टचवुड वो बहुत अच्छा काम किए हैं हमारे लिए। So, वैसे चलिए, ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया दिनशो जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए हमें।